Hi, I am Sandeep Kumar Garg. I am a faculty of study khazana.com. आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में अपकृत्य। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर ये अपकृत्य होता क्या है। अगर हम हिंदी शब्द को देखें, अपकृत्य मतलब अप प्लस कृत्य, कृत्य मतलब एक्ट, अप मतलब ऐसे एक्ट जो ठीक नहीं है। इंग्लिश शब्द जो है टॉर्ट, वो आया है लैटिन शब्द टॉर्टम से, जिसका मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे एक्ट जो सीधे साधे नहीं हैं वो टॉर्ट में आते हैं। टॉर्ट का मतलब है कि जब कोई किसी के लीगल राइट का वायलेशन करता है तो वो टॉर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा राइट है ए और बी जो है वो किसी अनदर पर्सन का राइट है। सभी को अधिकार है कि अपने राइट का, अपने अधिकार का आप आनंद लें, लेकिन अगर आप अपने अधिकार का प्रयोग करते समय किसी दूसरे के अधिकार में इंटरफेयर करते हैं तो टॉर्ट पैदा हो जाता है। जैसे कि अगर इसमें हम देख सकते हैं कि जो ए है वो बी के अधिकार क्षेत्र में, मतलब बी का जो राइट है उसको वायलेट कर रहा है, तो टॉर्ट कमिट हो गया। टॉर्ट, जितना भी जो टॉर्ट है इंडिया में, जो टॉर्ट शब्द है या टॉर्ट से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, वो सब आए हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड में इससे रिलेटेड दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है सामंड की, जिन्होंने कहा है कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। उनका कहना यह था कि जो टॉर्ट हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, टॉर्ट लिमिटेड होते हैं, और टॉर्ट में केवल आपको जो रेमेडी है वो तभी मिलेगी जब आप ये साबित कर दें कि जो पहले से सेट, जो प्रोफर्मा है, जो पहले से सेट टॉर्ट हैं, आपको जो नुकसान हुआ है वो उसमें से आता है। अगर आप ये साबित कर देंगे तो आपको रेमेडी मिलेगी, अदरवाइज आपको चाहे नुकसान हुआ हो तब भी आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। ऐसा इंग्लैंड में लगभग 400-500 साल तक ऐसी स्थिति रही। फिर जो दूसरी थ्योरी है वो है विनफील्ड की। विनफील्ड का कहना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए अपनी जो बुक है उनकी, उसको उन्होंने अपना नाम दिया लॉ ऑफ टॉर्ट। मतलब कि केवल हमें यह साबित करना है कि किसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से हमें नुकसान पहुंचा, तो क्या होगा कि रेमेडी हमको मिलनी चाहिए। इसीलिए दो टर्म इसमें यूज की जाती हैं। एक टर्म यूज की जाती है उबी जस इबी रेमेडियम, ये है विनफील्ड की। उनका कहना है उबी जस इबी रेमेडियम, जस मतलब राइट, रेमेडियम मतलब रेमेडी। उनका कहना यह है कि अगर हमारे किसी राइट का वायलेशन होता है तो रेमेडी हमको मिलनी चाहिए। दूसरी जो थ्योरी है वो है सामंड की, जो है उबी रेमेडियम इबी जस, मतलब कि आपको रेमेडी तभी मिलेगी जब वो पहले से निर्धारित है। आपको चाहे नुकसान हो गया लेकिन रेमेडी आपकी अवेलेबल नहीं है तो आपको रेमेडी नहीं मिल सकती है। इसी को कहते हैं पिजन होल थ्योरी, हिंदी में कहते हैं कपोत खाने का सिद्धांत। पिजन होल थ्योरी कहने का जो रीजन है वो ये है कि जैसे कि जो पिजन होते हैं कबूतर, उनके रहने की जो जगह होती है वो इस तरह से होती है, मतलब कि एक जो कबूतर है वो एक खाने में फिट हो जाए। इसी तरह से पिजन होल थ्योरी इसलिए कहते हैं कि आपको जो अपना केस है वो फिट करना पड़ता है पहले से जो सेट टॉर्ट्स हैं। अगर आप सेट कर देते हैं, आप ये बता सकते हैं कि मुझे जो नुकसान हुआ है वो इस हेड के अंतर्गत आता है, तब तो आपको रेमेडी मिलेगी, अदरवाइज आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। ये जो पिजन होल थ्योरी है इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नोट कर लीजिए, 4 मार्क्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ द टॉर्ट। डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2M में जो डेफिनेशन दी है वो है टॉर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां 3 चीजें जो हैं वो ध्यान देने वाली हैं, सिविल रॉन्ग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब जो टॉर्ट है वो ऐसे सिविल रॉन्ग हैं, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होते हैं टॉर्ट सिविल रॉन्ग होते हैं। तो टॉर्ट जो है वो ऐसा सिविल रॉन्ग है जो ना तो कॉन्ट्रैक्ट में आता है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है। ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2M लिमिटेशन एक्ट 1963। कोई भी जो रॉन्ग है, कोई भी जो गलत एक्ट है, वो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल को हम तीन भागों में बांटते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और टॉर्ट। दोनों के ऑब्जेक्ट्स में भी अंतर है। जो क्रिमिनल में क्या है, क्रिमिनल का जो ऑब्जेक्ट है वो है पनिशमेंट। क्रिमिनल जो ऑफेंसेस होते हैं वो होते हैं अगेंस्ट द स्टेट, लेकिन जो सिविल ऑफेंसेस होते हैं वो अगेंस्ट द स्टेट नहीं होते हैं, अगेंस्ट द पर्सन होते हैं। दोनों के ऑब्जेक्ट में ये अंतर है कि जो सिविल है उसमें कंपनसेशन या आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो कराई जाती है। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रतन लाल, ए टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट for which the appropriate remedy is an action for damages. Number 3, according to Samand, it is a civil wrong for which the remedy is a common action for unliquidated damages and which is not exclusively a breach of contract or breach of trust or other merely equitable obligation. तीनों डेफिनेशन को देखने के बाद एक चीज तीन चार चीजें जो निकल के सामने आती हैं वो ये हैं कि एक तो ये सिविल रॉन्ग है जो कि ना तो कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। दूसरा एक चीज आई सामंत की डेफिनेशन में, अनलिक्विडेड डैमेजेस। टॉर्ट में जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेड होते हैं, मतलब अनिर्धारित, अपरिनिर्धारित, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके जो डैमेजेस जो हमें मिलते हैं, क्षतिपूर्ति जो मिलती है वो निश्चित होती है, लेकिन टॉर्ट में जो क्षतिपूर्ति होती है वो अनिश्चित होती है। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. तीन चीजें हमारे सामने निकल कर आई। tort is a civil wrong, all civil wrong are not tort and unliquidated damages, मतलब कि टॉर्ट में जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेड होते हैं। अब हम आते हैं इसेंशियल्स ऑफ अ टॉर्ट। टॉर्ट के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। टू कंस्टिट्यूट ए टॉर्ट इट इज इसेंशियल दैट फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दो जो आवश्यक तत्व हैं, जो कंडीशन हैं, वो फुलफिल होने चाहिए। पहला है देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन on the part of the defendant. There must be some act or omission on the part of the defendant, मतलब कि जो डिफेंडेंट है, जिसके खिलाफ आपने केस किया है, जिसके खिलाफ आप रेमेडी, कंपनसेशन आप चाहते हैं, उसने या तो कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट किया हो या फिर कोई काम जो उसको करना था, ओमिशन मतलब जो काम उसको करना था वो उसने नहीं किया था। उसकी कोई काम करने की उसकी ड्यूटी थी, लेकिन वो ड्यूटी उसने पूरी नहीं की। नंबर 2, द एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेजेस। और उस जो उसका एक्ट है या फिर जो काम उसको करना था वो उसने नहीं किया है, मतलब ओमिशन है, उससे आपको कोई लीगल डैमेज हुआ हो। लीगल डैमेज पर मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि टॉर्ट जो है वो एक्शनेबल तभी होता है जब कोई लीगल डैमेज आपको हुआ हो। अब हम समझते हैं कि लीगल डैमेज क्या होता है। दो टर्म इसके लिए यूज की जाती हैं, इंजूरिया साइन डैमनो और डैमनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट, साइन विदाउट, और डैमनो का मतलब होता है एक्चुअल हार्म। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है इंजूरिया साइन डैमनम, मतलब
लीगल हार्म विदाउट एक्चुअल हार्म, मतलब बिना हानि क्षति, हिंदी में इसको कहते हैं बिना हानि क्षति। इसका मतलब होता है वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ। मतलब कि जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, उसको एक्चुअल में कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके पास राइट होता है कि वो डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है और कंपनसेशन उसको मिलेगा। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर आपके लीगल राइट का वायलेशन होता है तो वो एक्शनेबल पर से, एक टर्म यूज की जाती है एक्शनेबल पर सी, PERSE, मतलब स्वयं में वो स्वयं अपने आप में एक्शनेबल होता है। इसके लिए एक बड़ा फेमस केस है एशबे वर्सेस वाइट, ये एक इंग्लिश केस है। इस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, वो एक वोटर था और वोट डाले जा रहे थे, और जो डिफेंडेंट है वो एक पोलिंग ऑफिसर था। एशवे जो था, जो प्लेंटिफ था, उसके पास वोटिंग राइट था और वो वोट डालना चाहता था, लेकिन गलत तरीके से डिफेंडेंट ने उसको वोट डालने से रोक दिया। लेकिन जिस कैंडिडेट को वो वोट डालना चाहता था उसके बाद भी वो जीत जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या उसको कोई नुकसान पहुंचा, क्योंकि जिस कैंडिडेट को वो वोट डालना चाहता था वो जीत जाता है, लेकिन क्योंकि वोट डालना उसका एक लीगल राइट था, इसलिए ये टॉर्ट माना जाएगा, ये एक्शनेबल है। उसने उसके खिलाफ केस फाइल किया, एशवे ने वाइट के खिलाफ केस फाइल किया और उसको कंपनसेशन मिला। एक और केस है मार्जेटी वर्सेस विलियम्स। इस केस में क्या था कि जो डिफेंडेंट, जो प्लेंटिफ है, उसने एक चेक डाला बैंक में और काफ़ी उसने एक चेक इशू किया और उसके अकाउंट में काफ़ी पैसा था, लेकिन गलती से या लापरवाही से जो बैंक वाले थे उन्होंने उसको डिसऑनर कर दिया, ऑनर नहीं किया। तो क्योंकि उसके एक लीगल राइट का वायलेशन हुआ, इसीलिए वो केस फाइल कर सकता है और उसको फिर उसने केस फाइल किया और उसको कंपनसेशन मिला। जो दूसरी कंडीशन है वो है डेमनम साइन इंजूरिया, मतलब एक्चुअल हार्म विदाउट एनी लीगल डैमेज विच इज नॉट coupled with an unauthorized interference with the plaintiff's lawful right। इसके लिए एक फेमस केस है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस में क्या हुआ था कि एक स्कूल था, काफ़ी अच्छा चल रहा था, उसी के पास में एक नया स्कूल खुल जाता है। जब नया स्कूल खुलता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर चले जाते हैं उस स्कूल में, जिससे जो प्लेंटिफ था उसको काफ़ी नुकसान पहुँचता है, लेकिन काफ़ी नुकसान पहुँचता है, अपनी फीस भी उसको कम करनी पड़ती है। तो इसी के लिए वो दूसरा वाला जो स्कूल है नया वाला, उसके ऊपर केस फाइल करता है कि मुझे काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या उसके किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ, क्या हुआ उसके लीगल राइट का वायलेशन। एक्चुअल हार्म तो उसको हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उसके किसी लीगल राइट का वायलेशन होता है। उसके किसी भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं होता है, इसीलिए कोर्ट ने माना कि ये जो आपका केस है, ये जो एक्ट है ये एक्शनेबल नहीं है और केस जो है वो चलने लायक नहीं है। इसी तरह से एक और केस है चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स। इसमें क्या है कि जो प्लेंटिफ है वो एक मिल का स्वामी है, एक मिल ओनर है, और एक जो स्ट्रीम है जो डिफेंडेंट की ज़मीन से होकर निकलती है, उसको वो लगभग 60 साल से यूज़ करता चला रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जो डिफेंडेंट है उसने वो जो स्ट्रीम है वाटर की, पानी की, वो रोक देता है। अब क्या हुआ, एक्चुअल में तो जो प्लेंटिफ है उसको नुकसान हुआ, लेकिन क्या उसके किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ। आंसर आता है नो, उसके किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, इसीलिए टॉर्ट जो है वो कमिट नहीं हुआ और ये एक्शनेबल भी नहीं है।
अब हम देखेंगे कि किस किस तरह से ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जो टॉर्ट को कॉन्ट्रैक्ट से अलग करती हैं और टॉर्ट को क्राइम से अलग करती हैं। पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट में क्या होता है कि जो हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी जो है हमारी जनरल पब्लिक के लिए होती है। हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे। टॉर्ट जो है वो जरूरी नहीं है जो टॉर्ट हमारे खिलाफ जो टॉर्ट कमिट करे वो पहले से हमें जानता हो या हम उसको पहले से जानते हो, जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मैं बाइक पर जा रहा हूं, अचानक कोई बड़ी रैश ड्राइविंग करके टक्कर मार देता है, ये टॉर्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट में हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, उसके बाद फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होता है। लेकिन टॉर्ट में ये जरूरी नहीं है। टॉर्ट में जो ड्यूटी है वो जनरल पब्लिक के लिए होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी है वो केवल जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिन जिन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया है, केवल उनके लिए होती है। नंबर 2, टॉर्ट जो है वो यही बात है, राइट इन रैम इसको बोलते हैं। राइट इन रैम मतलब जो ऐसे राइट इन रैम पब्लिक के लिए जो अधिकार होते हैं, और राइट इन पर्सोनम मतलब प्राइवेट, किसी खास पर्सन के लिए जो अधिकार होते हैं। टॉर्ट में तीसरी चीज आती है मोटिव। कई बार अगर मोटिव हम ये साबित कर देते हैं कि कोई टॉर्ट हुआ लेकिन मोटिव हमारा खराब नहीं था, तो हमको छूट मिल सकती है। जो लाइबिलिटी है हमारी टॉर्ट में, उससे छूट मिल सकती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई मोटिव जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है। नंबर 4 जो चीज़ आती है वो है डैमेजेस। टॉर्ट में जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेड होते हैं, मतलब अपरिनिर्धारित, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो होते हैं। मतलब कि कितना नुकसान हुआ है ये आसानी से कैलकुलेट नहीं किया सकता, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम आसानी से हिसाब लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। सपोज करिए कि मैं मान लीजिए एक पेन कंपनी से 100 पेन खरीदना चाहता हूं और कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, और एक पेन की कीमत है 5 रुपये, और आगे थर्ड पार्टी को, सी पार्टी को के साथ मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं आपको 6 रुपये पर पेन के हिसाब से आपको दूंगा। तो मेरा जो प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का। अब जो बी पार्टी है, मैं ए हुआ, बी पार्टी पेन वाली कंपनी हुई, और सी पार्टी जिसके साथ मैंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो क्या होगा कि जो अगर बी मतलब जो पेन कंपनी है वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती है, पेन मुझको डिलीवर सप्लाई नहीं करती है, तब क्या होगा, मुझे जो नुकसान होगा मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं। सीधा सीधा है कि 100 रुपये का मुझे नुकसान हुआ, तो मैं जो नुकसान मुझे हुआ, जो डैमेजेस हुए, उनको क्लेम कर सकता हूं। लेकिन टॉर्ट में ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि कितना नुकसान हुआ। आपने किसी का पैर तोड़ दिया रैश ड्राइविंग करते हुए, तो पता नहीं है कि कितना उसको नुकसान हुआ है। इसी तरह से प्रिविटी जो है वो पूर्व संविदा टॉर्ट में नहीं होती है और कॉन्ट्रैक्ट में प्रिविटी होती है। पूर्व संविदा मतलब पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या अंतर है क्राइम और टॉर्ट में। पहला है कि जो जो क्राइम है वो क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसीड हम करते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में उसका जो मुकदमा है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में चलता है, जबकि जो टॉर्ट का जो केस होगा वो सिविल कोर्ट में चलेगा। नंबर 2 जो है कि क्राइम जो है वो पब्लिक के अगेंस्ट होता है, जबकि जो टॉर्ट है वो पर्सनल राइट के अगेंस्ट होता है। क्राइम जो है वो अगेंस्ट द स्टेट होता है, राज्य के विरुद्ध। क्राइम जो होता है वो राज्य के विरुद्ध अपराध होता है। राज्य के विरुद्ध मतलब कि अगर आप एक मर्डर कर देते हैं तो जो प्रोसिक्यूशन जो होगा वो स्टेट होगा, आप डिफेंडेंट होंगे, और जो प्रोसिक्यूशन होगा वो स्टेट होगा, स्टेट का ही एडवोकेट होगा। लेकिन टॉर्ट में या सिविल केसेस में आपके क्योंकि अपने राइट का वायलेशन हुआ है केवल, इसीलिए आपको अपना एडवोकेट करना जरूरी होता है।
नंबर नेक्स्ट है इसके जो पनिशमेंट, इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो क्राइम का ऑब्जेक्ट, जो क्रिमिनल का जो ऑब्जेक्ट है, क्राइम का जो ऑब्जेक्ट है वो है पनिशमेंट, जबकि जो टॉर्ट का मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कंपनसेशन, मतलब जितना कि आपको नुकसान हुआ है वो आपको पूरा कराया जाए। इसीलिए जो क्राइम है वो एक पब्लिक रॉन्ग माना जाता है, लोगों के विरुद्ध अपराध माना जाता है, मतलब कि अगर कोई क्राइम होता है तो उससे लोगों में दहशत फैलती है, इसीलिए लोगों के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध ही अपराध माना जाता है। जबकि टॉर्ट में क्या होता है कि केवल आपको नुकसान हुआ है, इसीलिए आपके विरुद्ध ही वो होता है, आपके अगेंस्ट होता है। अब हम देखेंगे अब हम बात करेंगे जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट। कौन कौन सी ऐसी डिफेंसेस होती हैं जो टॉर्ट में हमारी काम आएंगी। पहली जो डिफेंस है हमारी वो है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब है कि जानबूझकर आपत्ति लेना। व्हेन ए पर्सन कंसेंट्स टू द इन्फ्लिक्शन ऑफ सम हार्म अपॉन हिमसेल्फ, he has no remedy for that in tort। अगर एक व्यक्ति जानबूझकर अपने ऊपर कोई आपत्ति लेता है, कंसेंट देता है अपनी, तो क्या होगा, टॉर्ट के लिए वो फिर केस फाइल नहीं कर सकता है। इसके लिए केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। इसमें क्या होता है कि जो प्लेंटिफ है, जो प्लेंटिफ है वो एक कार रेस देखने के लिए जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि एक कार का एक्सीडेंट होता है और वो कार आकर गिरती है पवेलियन की तरफ, जहाँ जो दर्शक हैं वो बैठे रहते हैं, जिसमें उसको चोट लग जाती है। तो इसके लिए वो जो ऑर्गेनाइज़र थी ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब जो है, जो ऑर्गेनाइज़र था, उसके अगेंस्ट वो हॉल जो है वो केस फाइल करता है फॉर कंपनसेशन। तो यहाँ पर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि क्योंकि जो ऑटो रेसिंग है वो एक ऐसा गेम है जिसमें कि ऐसे एक्सीडेंट होने की संभावना लगातार बनी रहती है, और जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि आपने ये सम्मति दी है, ये कंसेंट दी है कि अगर कोई इस तरह का नुकसान होता है तो आप उसके लिए केस फाइल नहीं करेंगे, वो आपकी गलती है। अगर आप क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं, एक बॉल आपको अगर लग जाती है तो वो कोई टॉर्ट नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता रहता है। तो ये एक डिफेंस है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर जो कंसेंट है वो फ्रॉड और अंडर कंपल्शन ली गई है तो ये जो एक्सेप्शन है अप्लाई नहीं होगी। नंबर सेकंड हम देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब है, हिंदी में इसको कहते हैं योगदायी उपेक्षा। इसके लिए फेमस केस योगदायी उपेक्षा क्या होती है। योगदायी उपेक्षा का मतलब है कि जो भी कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपको चोट लगी है, कुछ भी हुआ है, वो उसमें आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर है, और अगर आपका कंट्रीब्यूशन है, जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आपका जो कंपनसेशन है जो आपको मिलता वो कम हो जाएगा। इसके लिए जो केस है वो है, एक केस है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस पेजुलम बीवी, AIR 1980 कैलकाटा 165। इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में क्या हुआ था कि एक बस जो है वो बिल्कुल भरी हुई थी, और बस के कंडक्टर ने जो पैसेंजर्स थे उनसे कहा कि आप बस की छत पर आ जाइए। उसके बाद कुछ लोग जो है वो बस की छत पर बैठ गए, और उसके बाद एक बैलगाड़ी को ओवरटेक करने के प्रयास में एक पेड़ आ गया, और पेड़ की जो डाली थी वो बस के बिल्कुल ऊपर आ गई, और जिससे कई लोग बस से नीचे गिर गए, और
उनमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई। तो उसकी वाइफ ने फिर ये केस किया उस ट्रांसपोर्ट सर्विस के अगेंस्ट। तो इस केस में ये कहा गया कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस उस पैसेंजर की थी, क्योंकि जो बस की छत पर बैठकर यात्रा करना अपने आप में जोखिम भरा है, और ऐसा करके आपने जो जोखिम, आपने जो पूरी गलती जो बस वाले की थी उसको कम कर दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप छत पर ना बैठे हुए होते तो आपको चोट नहीं लगती। इसके बाद इसी में बाद में एक नया रूल आया जिसको कहते हैं लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। ये आया डेविस वर्सेस मान के केस में। इस केस में क्या हुआ था कि एक जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, उसने क्या किया कि जो उसके गधे थे उनको उनके पैर बांधकर सड़क पर छोड़ दिया। अब जो डिफेंडेंट है उसका जो एक नौकर है वो काफी तेज बैलगाड़ी लेकर जा रहा था और उसमें काफी सामान था, जिससे क्या हुआ कि वो गली भी काफी छोटी थी, रास्ता भी काफी छोटा था, तो दोनों की टक्कर हुई और जो उसका जो गधा था उसकी वहीं पर डेथ हो गई। तब उसने कहा कि ये जो डिफेंडेंट है उसने कहा कि ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। उसने कहा कि ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, क्योंकि अगर जो गधा जो बंधा हुआ है अगर वो नहीं रास्ते में आता तो एक्सीडेंट नहीं होता। और जो प्लेंटिफ है उसने कहा कि अगर, क्योंकि जो डिफेंडेंट का जो नौकर था, अगर वो जो अपनी गाड़ी है वो आराम से चला रहा होता, लिमिटेड जो गति है, स्पीड है, कम स्पीड से चला रहा होता, तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि इस तरह के केसेस में, एक्सीडेंटल केसेस में, अगर ये देखा जाएगा कि लास्ट अपॉर्चुनिटी, एक्सीडेंट को रोकने की लास्ट अपॉर्चुनिटी किसके पास थी, और जिसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी एक्सीडेंट को रोकने की, वो पूरी तरह से लायबल होगा, और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है वो अप्लाई ऐसे मामलों में नहीं होगी। ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। नंबर नेक्स्ट है प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर। अगर आप खुद कोई गलत काम करते हैं तो आप किसी के, और उसमें आपको कोई चोट लग जाती है या आपके किसी लीगल राइट का वायलेशन होता है, तो आप किसी के ऊपर टॉर्ट के लिए केस फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक लैटिन टर्म है एक्स ट्रूपी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शियो, मतलब गलत काम अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोई दावा, कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। इस केस में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट है उसने अपने घर की सिक्योरिटी के लिए कुछ बंदूकें लगा रखी थी, और जो प्लेंटिफ है वो चोरी करने के इरादे से उसके घर में जैसे ही एंट्री करता है तो वो बंदूक चल जाती है और उसको काफ़ी चोट पहुंचती है। तो इसके लिए वो उसके ऊपर केस फाइल करता है, डिफेंडेंट के ऊपर, कि अगर ये चोर बंदूक ना लगी होती तो मुझको चोट नहीं पहुंचती। लेकिन इस केस में ये डिसाइड हुआ, ये कहा गया कि आप खुद एक रॉन्ग डूअर थे, खुद आपकी गलती थी, खुद आप चोरी करने के इरादे से गए थे, इसलिए आप जो है इनके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है इनविटेबल एक्सीडेंट। ऐसे एक्सीडेंट जिनको टाला नहीं जा सकता, वहां पर जो डिफेंडेंट होगा वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। एक्सीडेंट मीन्स एन अनएक्सेप्टेड इंजुरीज एंड इफ द सेम कुड नॉट हैव बीन foreseen and avoided in spite of reasonable care on the part of the defendant, it is inevitable accident। अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जिसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, जिसका आइडिया हम नहीं लगा सकते हैं, और पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है, हमारी पूरी केयर के बाद भी, ड्यू केयर के बाद भी वो अचानक ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए टॉर्ट जो है वो नहीं होगा। ये एक टॉर्ट का अच्छा डिफेंस है।
इसके लिए केस है स्टेनले वर्सेस पॉवेल। इस केस में क्या हुआ था कि कुछ लोग जो है वो हंटिंग करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो एक गोली चलाता है, और जो गोली उसने चलाई थी एक बर्ड को मारने के लिए, तो वो गोली पेड़ से टकराकर और जो प्लेंटिफ है स्टेनले उनको लग जाती है। तो यहाँ पर ये माना गया कि ये पूरी तरह से एक एक्सीडेंट है, और टॉर्ट, क्योंकि एक्सीडेंट है इसीलिए टॉर्ट कमिट नहीं होता है। एक दूसरा केस है होम्स वर्सेस मैथर। इस केस में क्या था कि जो डिफेंडेंट है वो एक घोड़ा गाड़ी लेकर जा रहा था और अचानक जो कुत्ते हैं वो भौंकने लगे, जिससे जो घोड़े हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, और इसी क्रम में उन्होंने जो प्लेंटिफ है उसको चोट पहुंचा दी। तो यहाँ पर ये माना गया कि ये भी एक इनविटेबल एक्सीडेंट था। नेक्स्ट जो डिफेंस है वो है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में ऐसी चीज़ें आती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अचानक बहुत तेज़ बारिश आना, तूफान आना, आंधी आना, इस तरह की जो घटनाएं हैं, क्योंकि उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, और उसी की वजह से अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचता है तो वहाँ पर जो डिफेंडेंट होगा उसको इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए केस है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। इस केस में जो डिफेंडेंट है उसने अपनी ज़मीन पर कुछ डैम बनाए, और उस बार इतनी तेज बारिश हुई जितनी कि उससे पहले कभी भी नहीं हुई थी, और ना ही इतनी बारिश की कभी कल्पना की गई थी, और जिसके कारण उसके जो डैम थे, वो छोटे छोटे जो डैम थे वो टूट जाते हैं, और जो प्लेंटिफ है उसकी जो फसल है उसमें वो पानी पहुंच जाता है और उसको नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड का जो प्ली है वो मानी गई, कि क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड था और ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था, इतनी तेज बारिश कभी नहीं हुई थी, इसीलिए इस तरह की डिफेंसेस मानी जाएंगी। नंबर नेक्स्ट है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस को करते हुए अगर कोई एक्ट हम ऐसा कर बैठते हैं जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, तो ये एक डिफेंस में माना जाएगा, मतलब ये एक अच्छा डिफेंस होगा। द लॉ परमिट्स यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन और प्रॉपर्टी। यहां पर इंपॉर्टेंट है रीजनेबल फोर्स। रीजनेबल फोर्स का क्या मतलब है? रीजनेबल फोर्स का मतलब है कि एक पुराना केस था इंग्लिश, उसमें क्या था कि एक जो चोर है वो एक मकान में घुसता है। मकान में घुसने के लिए वो दीवार पहले मिट्टी की होती थी, तो वो उसके अंदर छेद करता है और दीवार के अंदर से एंट्री करके और वहाँ चोरी करने लग जाता है। जब वो चोरी करता है तो उसके बाद जब लोग जाग जाते हैं तो सामान लेकर भागता है, लेकिन सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि दीवार के बीच में वो फंस जाता है। तो जो मालिक होता है, मकान मालिक, वो एक तलवार लाता है और उसका सर काट देता है। अब यहाँ पर यह देखना है कि क्या उसको इतनी फोर्स की ज़रूरत थी, इतनी फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत थी? नहीं थी, क्योंकि वो तो फंस गया था और आसानी से उसको पकड़ा जा सकता था। तो वहाँ पर उसको मर्डर के लिए दोषी माना गया, वो एक क्राइम हो गया। प्राइवेट डिफेंस में आता है अपनी पर्सनल आपकी सिक्योरिटी और आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, और वहाँ पर केवल आप उतनी फोर्स का यूज़ कर सकते हैं जितना की ज़रूरत है उसको सेफ रखने में। अगर किसी के हाथ में लाठी है, वो आपके ऊपर लाठी मार रहा है, तो ये नहीं है कि आप शूट उसको कर देंगे। लॉ ये परमिट नहीं करता है। नेक्स्ट है मिस्टेक। Mistake, whether of fact or of law, is generally no defense to an action for tort. मिस्टेक जो है वो डिफेंस नहीं है टॉर्ट के लिए। इसके लिए केस है कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कोर्टिस।
इसमें क्या हुआ था कि एक जो कस्टमर था उसने जो डिफेंडेंट जो कंपनी है उसको कुछ सामान दिया बेचने के लिए, नीलाम करने के लिए, ऑक्शन के लिए कि आप इसको नीलाम कर दीजिए। लेकिन गलती से क्या हुआ कि उन्होंने किसी और व्यक्ति का जो सामान था, जो प्लेंटिफ जो है इस केस में, उसका सामान उन्होंने नीलाम कर दिया गलती से। तो यहां पर यह कहा गया कि जो ऑक्शनर जो है, जो नीलाम करता है, वो टॉर्ट करने का दोषी है, मतलब वो उसने एक टॉर्ट कमिट किया है। नंबर नेक्स्ट है नेसेसिटी। एन एक्ट कॉजिंग डैमेज इफ डन अंडर नेसेसिटी टू प्रिवेंट ए इविल इज नॉट एक्शनेबल दो हार्म was caused इनिशियली। अगर आप किसी गलत काम को रोकने के लिए या किसी नुकसान को रोकने के लिए कोई छोटा मोटा कोई नुकसान कर देते हैं तो वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा। जैसे कि केस है कोप वर्सेस शार्प। इस केस में क्या हुआ था कि एक जगह आग लग गई और वहां पर झोपड़ियां डली हुई थी और आग जो है वो झोपड़ियों के सहारे आगे बढ़ रही थी। तो डिफेंडेंट जो है उसने क्या किया कि बीच में जो कुछ झोपड़ी थी उनको वहां से हटा दिया। तो यहां पर यह माना गया कि क्योंकि जो एक्ट किया गया था वो एक अच्छे काम के लिए किया गया था, आग को ज्यादा फैलने के लिए किया गया था, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ये एक टॉर्ट नहीं होगा, ये एक अच्छा डिफेंस है टॉर्ट के लिए। अगर आपके यहाँ आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और वो पानी उस पर डालते हैं आग पर और आपके किसी पड़ोसी को उससे नुकसान हो जाता है, तो क्या होगा, वो टॉर्ट के लिए उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है। नंबर नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्ट which the legislature authorized direct to be done is not actionable even though it would otherwise be a tort। अगर किसी अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने कोई काम करने के लिए ऑथराइज किया है और ऐसा करने में कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है तो क्या होगा, वैसे तो वो टॉर्ट होता, लेकिन इस मामले में अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी ने किसी ने किया है तो वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा। इसमें लेकिन दो चीज हैं, एब्सोल्यूट और कंडीशनल अथॉरिटी। अगर एब्सोल्यूट अथॉरिटी है तो वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर कंडीशनल अथॉरिटी है तो फिर टॉर्ट वो माना जाएगा। चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। बने रहिए studykhazana.com पर।